हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली में यहाँ पर जो वितरण होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, यानी कि जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक के सामने समस्या आती है कि हमारे पास जो साधन है उन साधनों का किस प्रकार से उपयोग करें ताकि अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति की सके, और उत्पादन की जो लागत है, क्योंकि जब साधनों का उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है व्यय होगा, और व्यय जब करेंगे तो इस प्रकार से व्यय करना होता है ताकि लागत न्यूनतम हो, खर्च कम से कम हो। ऐसे में हमें देखना पड़ता है कि उत्पादन के लिए जिन साधनों का हम उपयोग करने वाले हैं उसकी उत्पादकता कितनी है, और उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर उस पर कितना व्यय किया जाने वाला है। तो यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि वितरण होता क्या है। ठीक है ना, ये जो वितरण है, वितरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है वितरण का? वैसे नॉर्मली अगर मतलब देखा जाए, इसका नॉर्मल मतलब होता है बांटना, कि किस प्रकार से चीज़ों को आपस में बांटा जाए। कि भाई एक सेब लेके आए, दो लोग हैं आधा कर दिया, चार लोग हैं चार भाग में बांट दिया, तो ये वितरण होता है। लेकिन इसी को उठा के अगर उत्पादकता यानी कि उत्पादन के क्षेत्र में अगर वितरण को देखा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए कि एक उत्पादक की नज़रों से वितरण का क्या अर्थ है, तो सिंपल सी मतलब है कि अर्थशास्त्र में अगर उत्पादन के मतलब ये है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को संयुक्त प्रथम द्वारा उत्पादित धन को उनके ही मध्य बांटने की आर्थिक क्रिया की किसी साधन के ऊपर जो हमारे पास धन है, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्स है, उस धन को उत्पादन के विभिन्न साधनों पर किस प्रकार से व्यय किया जाए। मान लीजिए हमने बिजनेस शुरू कर दिया और हमारे पास 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए किसी एक चीज़ पर खर्च करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। उत्पादन करने के लिए अलग अलग प्रकार के साधन चाहिए होती है। जैसे हमें उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? मशीनें चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए? श्रम चाहिए, यानी कि श्रमिक चाहिए, कच्चे माल चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम कैसे 1 लाख रुपए को व्यय करेंगे, किस प्रकार से इस 1 लाख रुपए को अलग अलग उत्पादन के साधनों पर बांटेंगे, इसी को वितरण कहा जाता है। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो भी नियम होता है और जो भी तरीका होता है, इन सबको हम वितरण का सीमांत उत्पादकता नियम के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, बस जरूरत यह है कि आप लास्ट तक मुझसे साथ बने रहिए। ओके, नेक्स्ट वन, प्रोफेसर चैपमैन ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। क्या कहा उन्होंने? कि वितरण के अर्थशास्त्र में इस बात का वितरण होता है कि एक समुदाय द्वारा उत्पादित धन को उनके साधनों या उनके स्वामियों में किस प्रकार हिस्से किए जाते हैं जो उनके उत्पादन में क्रियाशील रहते हुए हैं। मतलब होता है, अब अगर आप उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो साधनों के बदले में आपको साधन की कीमत तो चुकानी होगी। तो जो साधन है और साधनों को स्वामियों को आप किस प्रकार से अपनी आय का यानी कि अपने धन का भाग देंगे, कितना देंगे, कैसे देंगे, किस आधार पर देंगे, यही वितरण है। कि आपने भूमि किराए पे लिया तो भाई भूमि के बदले में किराया देना पड़ेगा। आपने मशीन लिया, बदले में आपको मशीन का दाम देना पड़ेगा। आपने श्रमिकों को काम पे लिया तो उनको सैलरी वगैरह तो देनी पड़ेगी। तो किस प्रकार से निर्धारित करेंगे किसको कितना पैसा देना है, किराया कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, ब्याज कितना होगा अगर आपने कहीं पर उधार कर्जा में लिए, तो यही सब चीज़ें आपकी वितरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं समांतर। अगर आधुनिक काल में देखा जाए कि उत्पादन के लिए जो साधनों का प्रयोग होता है बेसिकली कौन कौन से होता है? भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहसी। ये जो है 5 प्रमुख चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं उत्पादन के साधन, जिसके माध्यम से उत्पादन कार्य संपन्न होता है, पूरा होता है। आप खुद देखिए ना, इसके अलावा और क्या है? कुछ नहीं है। यही सब का प्रयोग होता है उत्पादन कार्यों करने के लिए। यानी कि इन साधनों की पूर्ति करने वाले को साधक कहते हैं। यानी कि उत्पादक को जो कुछ भी भूमि, जरूरी उत्पादक भूमि को जो भूमि प्रदान करता है, जो श्रम प्रदान करता है, जो पूंजी बिजनेस में लगाता है, वो साधक होता है। जो क्रमशः भूमिपति होता है, श्रमिक होता है, पूंजीपति होता है, संगठनकर्ता होता है और उद्यमी या साहसी जिसको कहते हैं। इन 5 साधकों को उत्पादन के 2 हिस्से प्राप्त होते हैं। उन्हें जो हिस्से, सॉरी 2 लिख गया है, जो हिस्से प्राप्त होते हैं उन्हें साधन कीमत यानी कि फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स।
या साधन आय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप कुछ भी साधन कभी भी फ्री में नहीं होता है, साधनों का प्रयोग करेंगे, बदले में आप प्रयोग कर रहे हैं तो बदले में आपको कुछ रिटर्न में देना ही होगा, फ्री में कुछ नहीं होता। तो रिटर्न में जो भी देते हैं, अगर आप उत्पादक है, आप भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, आप श्रमिकों को काम में ले रहे हैं, तो बदले में रिटर्न देना पड़ेगा। उसका रिटर्न ही हमारा क्या होता है, दैट इज साधन कीमत। ठीक है, और एक के लिए साधन कीमत होता है तो साधक के लिए साधन आय होती है। तो हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की साधनों को कौन कौन सी कीमतें दी, इसको कीमत भी कह सकते हैं, उत्पादक की नज़रों में ये कीमत है, और वहीं पर इसके जो स्वामी है साधक है, साधक के लिए इसको बोलते हैं साधन आय। ये साधन लागत, साधन कीमत, इसके लिए साधन आय, दैट इज भूमि का प्रयोग करने के बदले में क्या चुकाया जाता है, लगान, लगान कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, किराया। श्रमिकों को क्या मिलता है, मजदूरी, या और जो डेली बेस पे मजदूरी, और जो फिक्स पे होता है इसको बोलते हैं वेतन। ठीक है ना, या फिर जो श्रमिकों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति जो होती है पूंजी, पूंजी के प्रयोग के बदले में क्या मिलता है, दिया जाता है ब्याज का भुगतान, संगठनकर्ता को दिया वेतन। ये श्रम और संगठनकर्ता एक ही चीज़ कैटेगरी में आ जाता है। और उद्यमी को लास्ट में क्या मिलता है, साहसी। उद्यमी मतलब साहसी, मतलब क्या होता है, जो बिजनेस को कैरी करता है, जो रिस्क लेता है, उसको बदले में क्या मिलता है, लाभ। और ये सब कुछ देने के बाद जो बचता है वही लाभ होता है। ठीक है, ये हो गया साधनों के प्रतिफल स्वरूप दिए जाने वाला भुगतान, दैट इज साधन कीमत। अब बात ये होती है साधन कीमत निर्धारण की, साधनों की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है, किराया कितना दिया जाए, ब्याज कितना दिया जाए। फिलहाल इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप वीडियोस की लिंक आप देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट मैंने दिया रखा है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो भी आपके कोर्स में है। इसके अलावा कुछ एक चीज़ छूट रहा है, आपके कोर्स में है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक बता दीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, बस कमेंट करने की देरी है। थोड़ा टाइम लगेगा नोट्स तैयार करने में, वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, बस उसके बाद आपको मिल जाएगा। बस आप मुझे बताइए कि ये वाला टॉपिक आपको नहीं हो पा रहा है, मुझे बताइए, मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे साधन कीमत निर्धारण के प्रमुख सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये दो आधार पर होता है, एक होता है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जिसको बोला जाता है, और दूसरा होता है आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, तो सीमांत उत्पादक सिद्धांत में क्या क्या आता है, आधुनिक थ्योरी में सिद्धांत में क्या क्या आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें और समझनी पड़ेगी, जो नॉर्मल बातें हैं, जो कि उत्पादन से रिलेटेड समझना जरूरी है, वितरण से रिलेटेड समझना जरूरी होता है। वो क्या क्या है देखिए, कुछ मेन पॉइंट है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है, प्रोडक्टिविटी में सीमांत भौतिक उत्पादकता क्या होता है, दैट इज एमपीपी। एमपीपी किसे बोलते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर अन्य बातें समान रहे, यानी कि उत्पादन को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न प्रकार है उनको समान रहे, यदि किसी एक साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसे सीमांत भौतिक उत्पादकता कहा जाता है। कि आप उत्पादन के लिए जितने भी साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए पहले आप एक साधन का प्रयोग कर रहे थे, आपका उत्पादन हो रहा था 40 यूनिट का, आप एक की जगह एक और लेके आए तो आपका उत्पादन कितना होगा, 80 यूनिट। इसका मतलब होता है दूसरे वाले यूनिट से को 40 प्राप्त हुआ। यही होता है सीमांत भौतिक उत्पादकता, कि अतिरिक्त यूनिट, अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से आपके उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है, इसी को बोला जाता है सीमांत भौतिक उत्पादकता। मतलब साफ है कि जब हम सीमांत उत्पादकता को उत्पादन किए हुए वस्तु की मात्रा में होने वाली वृद्धि के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे भौतिक उत्पादकता कहा जाता है। सिंपल फार्मूला इसका कि एमपीपी इक्वल टू जो भी कुल उत्पादकता पहले थी और नए यूनिट होने से जो उत्पादकता बढ़ी है, दोनों का अंतर जो निकालेंगे वही सीमांत उत्पादकता बनेगी। अब इसके संबंध में बात करते हैं कि पहले, ठीक है, पहले एक श्रमिक था, पहले एक लेबर था, बदले में 15 मीटर कपड़ा वो बनाता था, 5 मीटर कपड़ा वो प्रोड्यूस करता था। अब यहाँ पर क्या होता है, एक श्रमिक बढ़ गया, अब हमारे पास 2 लेबर है और दोनों मिलके जो कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं वो कितना मीटर, 9 मीटर। इसका मतलब पहला अकेला 5 मीटर कर देता था, जो दूसरा वाला है सेकेंड वाला वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 9 - 5 = 4 मीटर, क्योंकि 4 मीटर कपड़े की ही उत्पादकता बढ़ी है, यही 4 मीटर हमारा सीमांत भौतिक उत्पादकता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सीमांत आगम उत्पादकता। सीमांत आगम उत्पादकता क्या है,
जब सीमांत इकाई की उत्पादकता को मौद्रिक इकाई में मापा जाए तो उसे सीमांत आगम उत्पादकता कहते हैं कि आपने जितनी इकाई उत्पादन की है उसके बदले में उस व्यक्तिगत उस अकेले इकाई से कितनी इकाई की आय प्राप्त होती है उसे सीमांत आगम उत्पादकता कहते हैं। नॉर्मली सीमांत भौतिक उत्पादकता जो भी आया उससे आपको जो भी सीमांत आगम की प्राप्ति हुई है आपस में गुणा कर देंगे तो हमें सीमांत आगम उत्पादकता की प्राप्ति हो जाएगी। फार्मूला क्या है? सीमांत आगम, आगम मतलब आय, एक तरीके से क्या कह सकते हैं इसको, ये आय है। आय मतलब इनकम, कितनी इनकम होगी भाई? आपने जितने यूनिट का सीमांत उत्पादन किया उसके बदले में आपकी कुल उत्पादन में जो परिवर्तन उनकी सीमांत आगम जो आया दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब कैसे? मान लीजिए ठीक है ना कि सीमांत उत्पादकता कितनी है? भौतिक सीमांत उत्पादकता मतलब MPP आपका कितना है? ये हमारा पास 40 यूनिट है और इससे मिलने वाला जो MR है प्रति व्यक्ति दैट इज वो है 8 रुपये। तो यानी सीमांत आगम उत्पादन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा MRP इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो गया 8 चौके 32, 320 रुपये। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 320 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सीमांत उत्पादकता का मूल्य, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। एक साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता को उस साधन द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत से गुणा करने से जो आय बढ़ती है उसे सीमांत उत्पादकता का मूल्य का। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें निकालना है कि एक्चुअली में सीमांत उत्पादकता कितनी है। हर एक यूनिट की अलग अलग उत्पादकता कितनी है, उसके लिए जो वस्तु की बाजार कीमत है और जितनी मात्रा का उत्पादन किया उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे मिलेगा, मान लेते हैं कि कैसे निकलेगा ये। ठीक है, ये निकालने के लिए सिंपल सा हमें थोड़ा सा ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि मान लीजिए ए बाजार में जो MPP है वो कितना है? 5 मीटर है। 5 मीटर का अतिरिक्त उत्पादन किया और 1 मीटर की जो कीमत है बाजार में वो है 5 रुपये प्रति मीटर। तो ऐसे में सीमांत उत्पादकता मूल्य जो होगा ना दैट इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25 रुपीज़। ये बाजार मूल्य के आधार पर है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है औसत भौतिक उत्पादकता। क्या होता है? औसत भौतिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए जो कुल उत्पादन हो रहा है ना, मतलब कुल उत्पादन का मतलब क्या होता है? TP टोटल प्रोडक्शन को परिवर्तन साधन की इकाइयों से विभाजित किया जाता है, डिवाइडेड बाय परिवर्तन साधन की इकाई मतलब जो भी ये लेबर है तो उससे जो भी एवरेज मिलता है तो इसको बोलते हैं APP, एवरेज फिजिकल पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, जैसे अगर मान लीजिए 10 बढ़ाई मिलके एक दिन में एक कुर्सी बनाता है तो औसत उत्पादकता कितनी होगी? 10 बढ़ाई एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 10 बढ़ाई एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है। तो थोड़ा मिसप्रिंट है, 20 कुर्सी बनाता है तो औसत उत्पादकता कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 20 कुर्सी बदले में कितने लेबर? 10 लेबर, यानी कि एक दिन में लगभग औसतन एक लेबर के द्वारा 2 कुर्सियाँ बनाई जा रही है। इसी को बोलते हैं औसत भौतिक उत्पादकता। और नेक्स्ट है औसत आगम, मतलब प्रति इकाई आगम की प्राप्ति कितनी होगी? जो भी आपने बिक्री किया और कितने भी यूनिट बेचा उसको आपस में डिवाइड करके, मान लीजिए बाजार में आपको 400 रुपये प्राप्त हो रहे हैं 10 यूनिट माल बेच के। आपने 10 वस्तुओं को बेचा, बदले में 400 मिला तो औसत आगम उत्पादकता यानी कि ARP इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि कितना हो जाएगा? 40 रुपये। ये हो गया। ये बेसिक टर्म्स थे, बेसिक नॉर्म्स थे जो आपको समझना था। इसके अलावा अब हम जो आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह से है। अब हमारा मेन क्वेश्चन जो कि टॉपिक था, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत दैट इज MPTD मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक्चुअली में
सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत बहुत बड़ी जो है रॉकेट साइंस ना होके ये बताता है, ये एक इसको समझिएगा कि वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत ये बताता है कि उत्पत्ति के लिए हमारे पास जो भी साधन है उन साधनों के पुरस्कार स्वरूप यानी कि उसकी कीमत को किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। मतलब साफ है, अगर आपने श्रमिकों का प्रयोग किया है तो श्रमिकों की जो प्रतिपूर्ति है यानी कि जो मजदूरी है वो कितना दिया जाएगा, इसकी दिहाड़ी किस प्रकार से आप तय करेंगे ये बताया जाता है। इसके बारे में इसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के अंत में प्रोफेसर जे.वी. क्लर्क, बालरस आदि अर्थशास्त्रियों ने मिलकर किया था। और उसके बाद जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है, प्रोफेसर एलन और हिस्क है, इन अर्थशास्त्रियों इसके बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब किया और इसका डेवलप किया अच्छे से कि ये किस प्रकार से होता है और ज़्यादा आसान बनाया। अगर इस सिद्धांत की बात करते हैं कि एक्चुअली में ये सिद्धांत बताता क्या है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमें ये बताता है कि एक साधन की कीमत उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। मतलब एक साधन के द्वारा आपके उत्पादन में जितनी वृद्धि होगी यानी कि आपको जितनी प्रतिपूर्ति की प्राप्ति होगी वही उसका सीमांत उत्पादकता होगा। बहुत सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित हो जाती है। कैसे? इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन साधनों की कीमत सीमांत उत्पादकता के अनुसार निर्धारित होगी। मान लीजिए ये पहले एक मशीन का हम प्रयोग करते थे, एक मशीन के थ्रू हमें 60 यूनिट्स की प्राप्ति होती थी और 60 यूनिट्स को मार्केट में बेचते थे 10 रुपये के हिसाब से। तो कितना मिल रहा है? 600 यूनिट, यानी कि 600 रुपये की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो इसका जो एवरेज जो आया, ठीक है ना, एक मशीन का कितना रुपए के आ रहा है? 600 रुपये के हिसाब से सब कुछ लगाने के बाद। अब मतलब मशीन के हमें ये अब इतना, अब इस मशीन को उत्पादन करने के लिए इस मशीन पर कितने मजदूर लगे थे? 2 मजदूर लगे थे। तो इसका मतलब एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारी कितनी है? 2 से डिवाइड करेंगे तो एक मजदूर की तरह कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 300 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ से सब कुछ निकालने के बाद जो बचेगा इसका मतलब उस हिसाब से मजदूरी तय होगी। ठीक है ना, क्योंकि मजदूरी कभी भी एक न्यूनतम भले तय कर दिया जाए, लेकिन मजदूरी जब वृद्धि होती है, जब बढ़ती है, इस पहले ये देखा जाता है एक्चुअली में हमारी जो आय है, उत्पादकता का स्तर कितना बड़ा है, बढ़ने के बाद ही तय होता है। ठीक है ना, नॉर्मली एक न्यूनतम तो होता है, वो अलग बात है। तो ऐसे में हमारे सामने एक पर जब तय किया जाता है कि हमारे पास उत्पादकता, एक साधन की उत्पादकता कितनी होगी, सीमांत उत्पादकता यानी कि उसकी कीमत कितनी होगी, साधनों के बारे में हमें कितना भुगतान करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो क्या होता है? पहला, उत्पादन साधनों की कीमत का आधार उनकी उत्पादकता ही क्यों होती है, अन्य कोई आधार क्यों नहीं होता? पहली बात तो ये है, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई जब हम साधनों की कीमत का निर्धारण करते हैं तो हम ये क्यों देखते हैं कि साधनों के द्वारा कितना उत्पादन होता है, क्या कोई दूसरा नहीं है? तो बात ये होती है, दूसरा इसलिए नहीं होती कि हमें ये देखना था जिस साधन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जिस साधनों का प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से ही वस्तु का तो उत्पादन होगा। यानी कि साधनों की कीमत के आधार पर वस्तु की लागत निकाली जाती है। तो ऐसे में वस्तुओं की जो लागत निकाली जाती है उस लागत के आधार पर ही साधनों की कीमत का व्यय किया जाता है, इसलिए कोई दूसरा आधार तो नहीं हो सकता। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर हमने ये मान लें कि उत्पादकता ही आधार है तो ये आधार सीमांत उत्पादकता ही क्यों होता है, औसत उत्पादकता क्यों नहीं होती है? यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि सीमांत उत्पादकता आधार होती है, देखिए बुक में लिखा हुआ है, ना कि औसत। औसत नहीं लिया सकता। औसत का मतलब होता है एवरेज। मान लीजिए आपने जो है 10 यूनिट प्रोडक्शन किया और 10 यूनिट के प्रोडक्शन करने के लिए टोटल 500 रुपये खर्च हो गए, इसका मतलब एवरेज कितना आया? 50 रुपये, राइट, समझ लीजिए ये औसत है। लेकिन हमें पता है कि एक यूनिट पहले यूज़ कर रहे थे, उसके बदले हमें 80 रुपये खर्च करना पड़ा था, दूसरी यूनिट का प्रयोग किया फिर 70 रुपये खर्च करना पड़ा था, तीसरी यूनिट से 100 रुपये। तो हर एक साधन की कीमत अलग अलग होती है, हर एक साधन की उत्पादकता अलग अलग होती है। तो ऐसे में सीमांत उत्पादकता देखी जाती है कि प्रत्येक साधन से अलग अलग कितनी उत्पादकता प्राप्त होती है। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तो सब बराबर हो जाए, किसी का कम, मान लीजिए यहाँ पर जो चौथा था उससे हमें केवल और केवल 20 यूनिट की प्रोडक्शन, तो इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो साधनों के हर एक साधन की हम बराबर भुगतान नहीं कर सकते, हर साधन की कीमत हम बराबर नहीं लगा सकते, किसी का ज़्यादा किसी का कम। बात यह है कि उसकी उत्पादकता कितनी है, वो हमें कितना आउटपुट दे रहा है, क्योंकि उत्पादन में आउटपुट मायने रखता है कि हमें एक्चुअली में कितना मिल रहा है,
ठीक है ना। आपके यहाँ पर जो मजदूर काम करने लगेंगे, एक तो होता है दिहाड़ी मजदूर, सबकी बराबर दिहाड़ी, क्योंकि हमें पता है जो काम करें, लेकिन नॉर्मली जिनकी प्रोडक्टिविटी जिनको बढ़ानी होती ना, वो दिहाड़ी पे नहीं रखते, वो ये कहते हैं कि पीस सिस्टम, जो जितना प्रोड्यूस करेगा उसकी सैलरी इतनी। आप कहते हैं कि जो एक शर्ट सिलेगा, मान लो फैक्ट्री एक शर्ट सिलेगा, उस शर्ट को सिलने के हम 100 रुपये देंगे। अब जो जितना सिल ले, ऐसे में जो अधिक कार्य कुशल होगा, जाहिर सी बात है वो अधिक शर्ट सिल देगा, क्योंकि उसका टेक्निक है, सिल सकता है। जो कम टेक्निक है, कम कार्य, उसको कम, इसका मतलब सबको हम बराबर नहीं सकते। सबको अगर बराबर देंगे, जो अधिक एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी, जो कम एक्सपीरियंस उसकी सैलरी बराबर होगी, तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर बात ये होती है कि उत्पादकता ही आधार होना चाहिए, सीमांत उत्पादकता ही आधार होना चाहिए, औसत नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये। ओके राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत को लागू होने की कुछ मान्यताएं हैं। सबसे पहली बात है, जब हम साधनों की इकाई की बात करते हैं, सभी साधन की इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। अगर हम श्रमिकों की बात करते हैं, साधन में जो श्रमिक है वो श्रमिक सारे एक जैसे होने चाहिए, यानी कि काम करने के लिए एक समान लोग होने चाहिए जो कार्य कर रहे हैं। कम यानी कि कोई नाबालिग लेके आए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय में एक जैसे लोगों की बात करते हैं। जो भी साधन प्रयोग, उसका प्रतिस्थापन मौजूद होना चाहिए, यानी कि हम केवल उसी पे डिपेंड रह जाएंगे, ऐसे में लागत बढ़ जाएगी। उसकी जगह पर किसी दूसरे का प्रयोग किया जाए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होनी चाहिए, पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी होनी। पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है जिस समय हम किसी कीमत के नियम ये मान के चलते हैं कि सभी लोगों के उचित प्रकार से कार्य मिल चुका है। साधनों में गतिशीलता होनी चाहिए, ठीक ना, वो उसका उत्पादकता बढ़ता हुआ होना चाहिए, उसकी जो है गतिशीलता कम नहीं होनी चाहिए। घटते प्रतिफल का नियम लागू होना चाहिए कि पहले उत्पादन जो कर रहे हैं फिर कम होता चला जाए, इस तरह से जो है उत्पादन में कमी होता हुआ होना चाहिए। और यह नियम दीर्घकाल में लागू होना चाहिए, यानी कि अल्पकाल में ये नियम काम नहीं करेगा, ये नियम केवल दीर्घकाल के लिए ही अप्लीकेबल होता है। ये इसकी कुछ प्रमुख मान्यताएं होती हैं। अब बात ही करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में साधन कीमत निर्धारण किस प्रकार से होता है। हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं, बाजार शक्तियों के आधार पर चीज़ों की कीमत का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर साधन की कीमत का निर्धारण भी बाजार की शक्तियों के आधार पर, यानी कि साधनों की मांग कितनी है, साधनों की प्रति। हमें सभी पता है कि अगर हम साधनों की बात करते हैं तो साधन हमेशा क्या होते हैं, एक निश्चित होता है, उसकी सीमितता निर्धारित होती है, साधन सीमित होते हैं, इसका कहने का मतलब होता है। तो ऐसे में सीमित साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसकी मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। कैसे, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में साधन की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाएगी। उद्योग द्वारा निर्धारित साधन कीमत पर महत्व करेगी कि किस साधन की किसी संख्या को कम पर लगाया जाए और साधन की उस संख्या को कम पर लगाया जाए जिस पर उसे साधन की कीमत उसकी सीमा उत्पादकता के बराबर हो। मतलब यह है कि अगर हमारे पास साधन है, किस साधन का प्रयोग कैसे किया जाए जिससे हमारी जो लागत न्यूनतम हो जाए, लेकिन उत्पादकता बढ़ जाए। अब ऐसे में जब हम साधनों की कीमत का निर्धारण करेंगे तो इसकी दो तरीके से होता है। एक तो हम ये मान के चलते हैं साधनों की कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है, दूसरा फर्म के आधार पर। दोनों के द्वारा किस प्रकार निर्धारित, इस बात को हम समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। पहला है, एक उद्योग की दृष्टि से, उद्योग मतलब क्या, एक उद्योग का मतलब होता है जिसके अंतर्गत सारे फर्म शामिल होते हैं, सारे प्रोडक्शन यूनिट होता है। एक वस्तु का जितने भी फर्म होगा वो सब एक ही उद्योग कहता है। जैसे नहीं ना, कपड़ा उद्योग मतलब सारे कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जाती है, ठीक है ना। मोटरसाइकिल उद्योग जब सारी मोटरसाइकिल कंपनियाँ जाती हैं। कार उद्योग सारी कार बनाने वाली कंपनियाँ, मतलब उद्योग मतलब पूरा बाजार जिसके अंदर सभी लोग उस वस्तु विशेष बनाने वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर उद्योग की बात करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में साधन की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। साधन की संतुलन कीमत उसी स्तर पर निर्धारित होती है जहां पर साधन की मांग और साधन की पूर्ति बराबर है। समझ लीजिएगा, मान लीजिए एक एमबीए किया हुआ श्रमिक है, ठीक है ना, एक एमबीए किया हुआ श्रमिक है और उसके पास कार्य करने का 10 साल का अनुभव है, ठीक है, समझिएगा 10 साल का अनुभव है। तो ऐसे में इस श्रमिक को हर एक फर्म अपने पास लेना चाहेगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी मांग ज़्यादा होगी। जैसे इसकी मांग ज़्यादा होगी तो ये अपनी डिमांड बढ़ा देगा। इसका मतलब होता है इसकी जो कीमत है, हम मानते हैं ये श्रमिक हमारे लिए एक साधन है, इसकी कीमत ज़्यादा होगी।
क्योंकि जिस चीज़ की मांग होती है, ज़्यादा होती है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। पूर्ति जब ज़्यादा हो जाती है, जैसे काम करने के लिए नॉर्मली भरे पड़े हैं, बहुत श्रमिक भरे पड़े हैं, तो ऐसे में वेज का रेट भी नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारे पास बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, लोग काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं, काम है नहीं, तो ऐसे में ऑटोमेटिक जो दर होती है ना मजदूरी, वो कम हो जाती है। ये सब इसी पे डिपेंड करता है, मांग और पूर्ति का, और कुछ नहीं है। कभी देखना मजदूरी दर बढ़ जाती है क्योंकि मजदूरों की संख्या कम हो जाती है, कभी मजदूरी दर कम हो जाती है क्योंकि मजदूर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं काम करने के लिए, लेबर हो जाता है लेकिन काम है नहीं, तो ऐसे में कहते काम करना है करो, नहीं तो मत करो, क्या दिक्कत है, बहुत सारे लोग काम करने पड़े हुए, इसी कारण से मजदूरी दर कम होती है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, फलतः यहाँ साधन की पूर्ति को स्थिर माना जाता है। ठीक है ना, पूर्ण रोजगार में यानी कि जो पूर्ति है, स्थिर पूर्ति बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए एक जगह 100 कर्मचारी काम कर सकते तो 100 ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इसकी मांग बढ़ कम या ज़्यादा होती रहती है, इसलिए साधन कीमत मांग द्वारा ही निर्धारित होती है। मांग मतलब उसकी डिमांड कितना, उत्पादक कितने साधनों की निर्भर करती है, क्योंकि जो पूर्ति है वो तो उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती भाई, जो श्रमिक है वो जितने हैं उतने ही तो रहेंगे। हम ये जानते हैं कि साधन किसी साधन की मांग उसकी सीमा उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए साधन की कीमत सीमा उत्पादकता के बराबर होती है। और यूँ मान के चलते हैं, जब इसको ग्राफिकल रूप में डिफाइन करते हैं तो ये जो पूर्ति, साधनों की पूर्ति, ये परिवर्तन नहीं होता, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। ठीक है, जबकि ये है मांग, तो जिस बिंदु पर साधनों की पूर्ति और साधनों की मांग आपस में बराबर हो जाती है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, यहीं पर मजदूरी दर का या साधनों की कीमत का निर्धारण, मान लो मजदूरी की बात करते हैं, यहीं पर मजदूरी दर का निर्धारण हो जाता है। ठीक है ना, अब मान लो मांग बढ़ गया, मान लो मांग यहाँ पर है, तो मांग बढ़ने से देखिए मजदूरी दर बढ़ जाएगी, वहीं पर मांग कम हो जाएगी तो मजदूरी, क्योंकि पूर्ति में तो कोई परिवर्तन हो, पूर्ति तो नहीं है, बाजार में 100 मजदूर है, 100 ही मिलेंगे, तो इसी के आधार पर मजदूरी दर कभी कम या ज़्यादा, और ये उद्योग के द्वारा निर्धारित होता है, उद्योग ही तय करता है कि उद्योग में ही मजदूरों की मांग होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्म द्वारा, फर्म क्या है, फर्म उद्योग का एक अंग मात्र है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म द्वारा कीमत का निर्धारण नहीं जो किया जाता है, उद्योग ने जो कीमत तय कर लिया, उद्योग ने जो कीमत तय कर दिया, फर्म को उसी को स्वीकार करना होता है। ध्यान में रखना, फर्म केवल ये तय कर सकती है कि जो उद्योग ने कीमत तय किया है उसके आधार पर कितने श्रमिकों को काम पे लगाया जाए, यानी कि मान लीजिए तय किया गया है 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, तो ऐसे में फर्म यही तय कर सकती है 500 रुपये तो मैं दूंगा, बदले में कितने लेबरों को काम, क्योंकि वो लेबरों की संख्या, मजदूरों की संख्या को कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन मजदूरी दर को वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकती। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो इसी चीज़ को का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन वे में समझिए कि ये हो गया बेस रेट जो उद्योग के द्वारा तय किया जाता है, जो उद्योग द्वारा तय किया जाता है, ठीक है ना, ये, और ये है फर्म का ये बेस रेट, तो पहले से तय हो गया। अब यहीं पर जिस बिंदु पर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये क्या है, एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। अब जिस बिंदु पर तय होगा उसी के आधार पर, और इसका मतलब ये हुआ इतने ही लेबरों का वो प्रयोग कर सकती है जितना उसके लिए सही होगा, जितने का भुगतान वो कर सकती है। ठीक है, ये हो गया पहली बात। अब इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई है, कहा जाता है कि एक अवास्तविक मान्यताएं हैं। मान्यता क्या है, इसकी मान्यता ये रखी गई है कि पूर्ण प्रतियोगिता, अब पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति वास्तव में पाया ही नहीं जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि, ठीक है ना, गतिशीलता, साधनों में हमेशा गतिशीलता ना हो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अविभाज्य, साधनों को बांटा नहीं जा सकता, साधनों को हम विभाजित नहीं कर सकते, इस बात को कहा गया है। लेकिन साधनों को कई प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। आप एक मशीन लेके जा रहे हो तो इस मशीन को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा सकता, एक रूपता का अभाव होता है। आप उत्पादन कार्य में हर जगह एक रूपता नहीं लग सकते, क्योंकि मान लीजिए एक मजदूर भी आ रहा है, सारे मजदूर एक जैसे नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास काम करने के लिए 10 मजदूर है, 10 लोगों के अंदर 10 तरह की क्वालिटी होती है, भले ही एक के काम करें, लेकिन सभी की उत्पादकता, कार्यकुशलता अलग अलग प्रकार की होती है। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता हमेशा एक समान नहीं रहती है। सीमांत उत्पादकता को कैलकुलेट करना बहुत ही कठिन होता है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किस साधन से कितनी उत्पादकता की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। और ये अपूर्ण एवं एक पक्षीय सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पूर्ति पक्ष को स्थिर मानते हैं केवल मांग पक्ष के अलावा, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पूर्ति भी मायने रखता है कि साधन की पूर्ति नहीं होगी तो किस प्रकार से
तो क्योंकि पूर्ति भी इसमें मायने रखता है। अधिकतम लाभ करने की मान्यता ठीक नहीं, यहाँ पर ये माने है कि अधिकतम लाभ कमाना होता है। ये सिद्धांत समाज में धन के वितरण की असमानता को का समान, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है, जिसके पास जिसकी अधिक मांग होती है उसकी कीमत भी उतनी ज़्यादा होती है, यानी कि समाज में असमानता को बढ़ाता है। ठीक है ना, ये गरीब और धनी के बीच में क्या करता है, गैप को बढ़ाता है। ये प्रमुख इसकी आलोचनाएं हैं। अगर इसके में कोई भी डाउट है किसी प्रकार, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह से लगातार आपको आपके ठीक है ना ग्रेजुएशन लेवल की जो टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स का वो मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। अब